बनाते चलिए। सो मैटर हम ये जानते थे दैट एनीथिंग विच occupies space and has mass. So anything which occupies space and has mass is called matter. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे पास। सो इस मार्कर में आप देखें कि ये कुछ ना कुछ इसका मास होगा, इस वजह से इसका वेट है, और ये कुछ ना कुछ एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यानी इसको रखने के लिए कोई ना कोई एक जगह चाहिए। बिना स्पेस के ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स स्पेस भी चाहिए इसको और इसके पास मास भी है। तो ऐसे सारे सब्सटेंस को कहते हैं मैटर। और हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि मैटर अवेलेबल है, मैटर है। अब मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज क्या क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एंशियंट टाइम में एंशियंट ग्रीक एंड इंडियन फिलोसोफर्स ये मानते थे कि कोई भी मैटर जो है वो 5 एलिमेंट्स से मिलके बना है, 5 बेसिक एलिमेंट्स। इनका कहना ये था कि अर्थ एक एलिमेंट है, फायर एक एलिमेंट है, वाटर एक एलिमेंट है, एयर एक एलिमेंट है एंड स्काई एक एलिमेंट है। तो ये 5 एलिमेंट से मिलके कोई भी मैटर बना होगा, है ना। पृथ्वी, आग, पानी, वायु और आकाश। तो ये कई सारे सीरियल्स में भी ये दिखाया जाता है कि जैसे शक्तिमान एक सीरियल आता था, उसमें 5 तत्वों से मिलके बना होता है हर चीज़, इस तरीके का थ्योरी था। बट डू रिमेंबर दीज आर ऑल थ्योरीज। ये थ्योरीज में भी ऐसा है कि ये बस फिलोसॉफिकल व्यू थे कि ऐसा हो सकता है। कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था इसका, बस किसी ने कह दिया, किसी के दिमाग में आ गया तो लोगों ने मान लिया। एक और है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस भी एक ग्रीक फिलोसोफर था जिन्होंने कंसेप्ट दिया एटोमोस का। एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल। नाउ डेमोक्रिटस का थ्योरी ये था कि जो भी मैटर होगा वो एटोमोस से बना होगा, यानी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो कि फर्दर और इनडिविजिबल हो, यानी कि डिवाइड नहीं हो सके। ऐसे पार्टिकल्स से मिलके मैटर बना हुआ होगा। ये डेमोक्रिटस का व्यू था। बट ये भी एक देखिए फिलोसॉफिकल व्यू है, कोई ये एक्सपेरिमेंटल इसका एविडेंस नहीं है। तो ये सब बस फिलॉसफी थी। जो पहली साइंटिफिक थ्योरी थी वो आती है फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी फॉर मैटर was given by John Dalton. फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैटर was given by जॉन डाल्टन, और इस थ्योरी को हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो क्योंकि ये साइंटिफिक थ्योरी था तो ये एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड था, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड था, जो मैटर एक्चुअल में सेटिस्फाई करता है। नोट कर लिया यहां तक? ओके, सो लिखेंगे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे। पहला था मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल
indivisible particles called atoms. So matter is made up of very small indivisible particle called atoms. ये पहला पॉइंट था इस थ्योरी का. दूसरा पॉइंट कहता है all the atoms of a given element are identical in all respect. यानी कि मास में एक जैसा होगा, ये शेप एक जैसा होगा, साइज एक जैसा होगा, एक्सेट्रा. इसको ऐसे समझो कि मैटर जो है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स से बना हुआ है जिसको आप एटम्स कह रहे हैं. यानी कि जो भी मैटर है वो सब एटम्स से बना हुआ है, लेकिन हर एलिमेंट का एटम एक जैसा नहीं होता. ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. जैसे कि कार्बन का अगर एलिमेंट है तो कार्बन के जितने एटम्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे. तो कार्बन का एक एटम कार्बन के दूसरे एटम से बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. कैसे एक जैसा होगा? तो इन दोनों का मास एक जैसा होगा, इन दोनों का शेप एक जैसा होगा. अगर सर्कुलर है तो दोनों सर्कुलर होंगे, या स्फीयर है तो दोनों स्फीयर होंगे. साइज इनका एक जैसा होगा, मतलब इनका रेडियस जो है वो एक जैसा होगा. लेकिन अगर आप एक दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करो, जैसे मैं नाइट्रोजन एक एलिमेंट देखता हूं, तो नाइट्रोजन के जो एटम्स होंगे वो कार्बन के एटम से अलग होंगे. सो लेट्स से नाइट्रोजन के एटम्स कुछ इस तरीके के, तो नाइट्रोजन के एटम और कार्बन के एटम अलग अलग दिखेंगे. आपको शेप अलग दिखेगा, दोनों का मास अलग दिखेगा, साइज अलग दिखेगा. सो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, मैटर एटम से बने होते हैं लेकिन हर एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होते हैं. कार्बन के एटम्स अलग होंगे, नाइट्रोजन के एटम्स अलग होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स अलग होंगे. कार्बन के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे. नाउ थर्ड पॉइंट, atoms cannot be created or destroyed by any chemical process or physical process. सो एटम्स को आप ना तो बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो. एटम्स जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, आप सिर्फ इनको एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे कि H2 रिएक्ट्स विथ O2 टू गिव H2O. अगर रिएक्शन को बैलेंस कर दें हम, तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1. ठीक है, ये हो गया बैलेंस. इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास 2 H2 के एटम्स हैं, H2 के मॉलिक्यूल है, तो H2 जो है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए हैं. O2 में अगर मैं देखूं तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स जुड़े हुए हैं. और H2O में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हैं. तो इसमें अगर आप देखिए तो एक H2 में 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो मैंने लिए 2H2. तो यानी कि अगर मैं यानी कि 4 हाइड्रोजन के एटम ले रहा हूं, यहां पे 2 ऑक्सीजन के एटम ले रहा हूं, तो उससे मेरे को 2H2O मिल रहा है. अगर आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड will be equal to number of hydrogen on product side. यानी कि जितने हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड में थे उतने ही हाइड्रोजन के एटम प्रोडक्ट साइड में होंगे. तो हाइड्रोजन जितना था उतना ही है.
ना तो आपने हाइड्रोजन बनाया, ना तो आपने डिस्ट्रॉय किया। आप बस एक फॉर्म से, एक कंपाउंड से, आप देखिए, या एलिमेंट कहें इसे अगर H2 को, तो एक एलिमेंट से आपने कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एटम्स को आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी केमिकल प्रोसेस से या किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। हाँ, न्यूक्लियर प्रोसेस से आप जरूर एटम्स को चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट वो फिर कभी, अभी हम सिर्फ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिंपल सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहले पढ़ रहे हैं, उसके लिमिटेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो एटम्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से, ये क्लियर हो गया। रिएक्टेंट में जितने एक एटम, एक एलिमेंट के एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन के जितने एटम्स रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे। एटम्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो इसका यह भी मतलब हुआ कि जो मास था रिएक्टेंट साइड में उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होगा, बिकॉज एटम्स का मास जो था वो भी उतना ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट लिखिए, या यही बता देता हूं मैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स है तो अलग अलग होंगे। जैसे हमने ये देखा, कार्बन के एटम और नाइट्रोजन के एटम अलग अलग हैं। कार्बन एलिमेंट और नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का मास अलग होगा, शेप अलग होगा और साइज भी अलग होगा। ठीक है, तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो जिसमें मेन पॉइंट अपने को क्या ध्यान रखना है कि सारा का सारा मैटर जो है वो एटम से बना है। एटम्स एलिमेंट के एक जैसे होते हैं, किसी एक एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होंगे। एटम्स को आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से सीखा। इसके बाद अगर हम मैटर का क्लासिफिकेशन भी देख लें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में इसको हम क्लासिफाई करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर, एंड सेकेंड इज on the basis of chemical behavior। फिजिकल बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो फर्दर 5 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और केमिकल बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो इसे 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर ये 2 पार्ट फर्दर क्लासिफाई हो जाएगा 2 पार्ट में। देखिए क्या क्या होंगे। सो फिजिकल बिहेवियर के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो सॉलिड, राइट, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे देख रहे हैं एक तरीके से, लिक्विड, गैस, then there is Bose-Einstein condensate, BEC, and fifth is प्लाज्मा, जिसमें से हम 3 पे ध्यान देंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा फर्दर आप आगे चल के पढ़ेंगे। केमिकल बिहेवियर पे अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 पार्ट में क्लासिफाई होगा। पहला है प्योर सब्सटेंस and second is mixtures।
then pure substance can further be classified into elements and compounds. This is the classification of matter. अगर आप इसमें थोड़ा और समझना चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, तो फिजिकल बिहेवियर देखिए। सॉलिड जो है, सॉलिड सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं या एक से एक लगे हुए से इस तरीके से दिखाई देगा आपको, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। देन लिक्विड में हम देखते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो ज़्यादा हो चुका है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। वाई? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो पार्टिकल्स को जो पुल करके रखता है आपस में वो कम हो गया, तो पार्टिकल थोड़े दूर हो जाते हैं। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो पार्टिकल्स बिल्कुल करीब होंगे, और इस वजह से पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगा। गैस में ये देखने को मिलता है कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से हो चुका है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में मिनिमम हो चुका है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि मिनिमम हो चुका है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ चुका है। आप सीधा सीधा ऐसे रिलेट कर सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता जाएगा, डिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा पार्टिकल्स के बीच में। और इसका उल्टा भी सही है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कम होगा, डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड, एंड देन फिर उसके बाद आता है गैस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस आप रिलेट कर सकते हो, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और इसी वजह से आप डिस्टेंस देखें पार्टिकल्स के बीच में, तो गैस में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, देन लिक्विड, और सबसे करीब या सबसे कम डिस्टेंस होगा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में। देन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर अगर हम देखें तो दो पार्ट में क्लासिफाई होगा, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जो होते हैं और प्योर सब्सटेंस, उनमें आप एक चीज़ समझ लें कि मिक्सचर्स जो होता है इसमें रेशियो जो होगा दो सब्सटेंस का वो वेरी हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल समझें, मान लीजिए आपने सैंड के साथ मिक्स कर दिया सॉल्ट। एक आपने कंटेनर लिया और इसके अंदर में आपने सैंड और सॉल्ट मिक्स कर दिया। अब इस सैंड और सॉल्ट का अमाउंट, कितना सैंड होगा कितना सॉल्ट होगा, वो आप चेंज कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कितना सैंड है कितना सॉल्ट है, आप हमेशा उसको चेंज कर सकते हैं। तो कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं रेशियो जो है वो वेरी हो सकता है, यहां पे चेंज हो सकता है। अब मिक्सचर्स को भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अगर आपने मिक्स कर दिया सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट एंड वाटर जैसे एग्जांपल जो है, इधर लिख देता हूं, सॉल्ट प्लस वाटर। इस एग्जांपल में सॉल्ट और वाटर में आप देखेंगे कि मिक्सचर ऐसा बना है कि आप कहाँ सॉल्ट है कहाँ वाटर है ये आप पता नहीं कर सकते।
और दूसरा एक मिक्सचर था सॉल्ट एंड सैंड का। इसमें आप देखें सैंड के पार्टिकल अलग दिखाई देंगे आपको, सॉल्ट का पार्टिकल अलग दिखाई देगा। तो क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर वाले एग्जाम्पल में अगर आपने मिक्स किया है तो सॉल्ट एंड वाटर नहीं दिखता आपको, एक ऐसा मिक्सचर बन गया है जिसमें एक जैसा कंपोजिशन है हर जगह, इसे कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और जहां सैंड और सॉल्ट जैसा मिक्सचर है, जहां आप पार्टिकल्स अलग अलग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनस मिक्सचर। राइट, तो दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये जो नॉन होमोजीनस है इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो आप मिक्सचर्स को भी चाहें तो दो पार्ट में आप लिख सकते हैं, दो पार्ट में यहां क्लासिफाई कर सकते हो इसको। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, स्पेस यहां पे नहीं था इसलिए इस तरीके का बन गया। ओके, प्योर सब्सटेंस ऐसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर में आप देखते हैं कि रेशियो फिक्स्ड होगा, रेशियो वेरी नहीं हो सकता एटम्स का। जैसे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, दो पार्ट में इसको हम देख सकते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि H2, एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम हो, सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम, जैसे H2, O2, ओजोन भी एक एलिमेंट है। देन आयरन का अगर आपके पास एक सैंपल है तो वो एक प्योर होगा। गोल्ड है अगर आपके पास प्योर फॉर्म में तो वो भी एक एलिमेंट होगा। जहां सिर्फ एक ही तरीके के एटम हो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, उन सब्सटेंस को कहते हैं एलिमेंट। एक मॉलिक्यूल में, जैसे H2 के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स दिख रहे हैं यहां पे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट्स में एटम एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा हो सकते हैं, H2O2 O3 जैसा, बट सिर्फ एक ही तरीके का अगर एटम हो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे एलिमेंट्स। ऑब्वियसली यहां पे H2 के बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। कंपाउंड्स, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम जहां प्रेजेंट हो, मोर देन वन एटम, बट रेशियो जो होगा वो फिक्स्ड होगा। मोर देन वन एटम हो बट रेशियो फिक्स्ड होगा। जैसे कि H2O, वाटर, वाटर में आप देखें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बट रेशियो जो है 2:1 वो हमेशा फिक्स्ड होगा। आप वाटर किसी भी सोर्स से निकाल लो, रेशियो विल बी फिक्स्ड। तो अगर रेशियो फिक्स्ड हो एटम्स के बीच में तो प्योर सब्सटेंस होगा। जहां पे सिर्फ एक ही तरीके के एटम होंगे उनको कहेंगे एलिमेंट, जहां मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होंगे उनको कहेंगे हम कंपाउंड। राइट, H2O या फिर अमोनिया जैसे सैंपल, अमोनिया जैसे कंपाउंड NH3, इसमें भी देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रेशियो फिक्स्ड है। मिक्सचर के अंदर में क्या देख रहे हैं हम, रेशियो चेंज होता रहेगा, रेशियो वेरी हो सकता है, और उसे कह रहे हैं हम मिक्सचर्स। ओके, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, नोट करिए इसे। आगे बढ़ते हैं और लिखें हम सम इंपॉर्टेंट definitions। some important definitions। इसमें पहला हम देखेंगे
relative atomic mass, relative atomic mass RAM। सो इसका डेफिनेशन अगर हम लिख लें तो ये हो जाएगा, लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ one atom of a substance and 1/12 times mass of one atom of carbon 12 isotope। सो मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज RAM, क्या कह रहे हैं हम, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस। तो लिख दो, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन, और क्या कह रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस एंड 1/12 टाइम्स, 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। सो मैथमेटिकल फॉर्म देखिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब हमें ये पता है कि किसी भी एटम को अगर देखा जाए तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। सेंटर में होगा न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब जो सेंटर में न्यूक्लियस होगा उसमें दो चीजें होंगी, न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन, और ये जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। सो देखने को ये मिलता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल as compared to mass of neutron and electron। ओके, सो किसी भी एटम का अगर मास देखना है हमें तो उसके लिए हमें मास ऑफ न्यूक्लियस देखना होगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना होगा। बट क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का के कंपैरिजन में, तो जब मैं टोटल मास निकाल रहा हूँगा एटम का तो मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ मैं न्यूक्लियस का मास देख लूँ, राइट। सिर्फ अगर न्यूक्लियस का मास देख लूँ और इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कह दूँ तो भी मेरा मास ऑफ एटम लगभग उतना ही आने वाला है। तो अगर मैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि mass of one atom is equal to mass of one proton into number of proton plus mass of one
न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये देखने को मिलता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर है, तो इस फॉर्मूले में जो मास ऑफ वन एटम था इसमें से मैं मास निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के बराबर ले लेते हैं, तो मास, अच्छा ऐसे देखो, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ, नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको बोल देते हैं हम मास ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है, जो कुछ भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के आप एक कॉमन नाम दे देते हैं न्यूक्लियॉन। तो मैं कहता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन को कह दिया मास ऑफ न्यूक्लियॉन के बराबर। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, यानी कि न्यूक्लियस में जो कुछ प्रेजेंट है उनका नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ न्यूक्लियॉन। ओके, तो ऐसे समझें कि न्यूक्लियस जो था हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनको मैं कह रहा हूं न्यूक्लियॉन, और इस न्यूक्लियॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कह दिया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपने फॉर्मूले पे रिलेटिव एटॉमिक मास के। देखिए क्या फॉर्मूला था, रिलेटिव एटॉमिक मास था मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना हो गया, अब ये देखो मास ऑफ वन एटम हमने निकाल लिया, तो ये हो गया अब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब C12 के अंदर में कितना था, तो नंबर ऐसे लिखो, या अभी ऐसे ही लिख लेते हैं मास ऑफ वन C12 एटम। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 को इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो देखिए क्या होगा, कार्बन के अंदर में 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है, दोनों को मिला लूँ तो हो गया 12 न्यूक्लियॉन। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू, देखिए मास ऑफ वन ऑफ C12 कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन वो कितना था 12 इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ C12, राइट। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन से मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन यहां कैंसिल हो गया, सो नंबर ऑफ 12 से 12 भी कैंसिल हो गया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया यहां से, ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ऑफ एलिमेंट या एटम। सो सीधे सीधे हम इसको कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ऑफ एलिमेंट और एटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें, ओके नोट कर लिया हमने ये,
रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन ऑफ एटम और एलिमेंट। या सीधा 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 याद रखें, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन के बराबर। ये हमने यहां से डिराइव कर लिया। अगर हम हाइड्रोजन के स्केल पे निकालें रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ओके, क्यों? इसको सॉल्व करो आप। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन यहां वन है, हाइड्रोजन में वन प्रोटॉन होता है सिर्फ, इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन न्यूक्लियन। तो मास से मास कैंसिल, रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अगर हम ऑक्सीजन के स्केल पे निकालें तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय, नाउ ऑक्सीजन के अंदर में हम जानते हैं ऑक्सीजन के अंदर में 8 प्रोटॉन होता है और 8 न्यूट्रॉन, तो टोटल हो गए 16। तो मैं यहां पे बनाऊंगा 1/16 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। देखिए इसको सॉल्व करके क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को अगेन हम वही चीज लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन डिवाइड करके 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अगेन यहां पे 16 इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो 16 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। मास ऑफ वन न्यूक्लियन से मान लो मास ऑफ वन न्यूक्लियन 16 से 16, कुल मिला के क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियन के इक्वल। सो कुल मिला के याद रखना है रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन के बराबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, या ऐसे लिखूंगा एटम या एलिमेंट, और इधर पूछता है रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा इसका। तो जैसे हम हाइड्रोजन का पूछें, ऑक्सीजन का पूछें, नाइट्रोजन का पूछते हैं आपसे, कार्बन का पूछ लिया, हीलियम का पूछ लिया, और किसका पूछें, सिल्वर का पूछ लेते हैं, Ag का। ओके, सो रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन, याद रखना है रिलेटिव एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो हाइड्रोजन के लिए 1 आ गया। ऑक्सीजन का भी हमने देखा 16, नाइट्रोजन का होता है 14, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12, हीलियम के लिए हो जाएगा 4, सिल्वर का याद रखेंगे हम, दैट इज 108। ये हुआ रिलेटिव एटॉमिक मास। नोट कर लिया।
नोट कर लिया? आगे बढ़ें। सेकेंड डेफिनेशन हम देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, लिखिए डेफिनेशन। द एटॉमिक mass unit is equal to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 आइसोटोप। क्या कह रहे हैं यहां पे? द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ किसका? मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो मैथमेटिकली अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 AMU। 1 AMU is 1/12 times mass of one atom of carbon 12 isotope। Now one atom of C12 कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन था यहां पे 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 12। 12 से 12 गया तो ये हो गया मास ऑफ वन न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 12। एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिलता है कि एक न्यूक्लियन ऑफ C12 का मास आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यू होगा 1 AMU का। ये वैल्यू आपको याद रखना है। 1 AMU इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्योंकि अगर AMU से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और पॉइंट, 1 AMU is also called 1 Dalton। DA बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, डाल्टन। देन एक और पॉइंट, AMU has been replaced by AMU has been replaced by U जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। AMU की जगह आजकल U यूज किया जाता है, यूनिफाइड मास। मॉडर्न कन्वेंशन नेम जो यूज होगा उसमें। नोट कर लिया? ओके, अगले डेफिनेशन पे आते हैं। अगला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लिख लो। इट इज द मास
of one atom of a substance it is expressed in AMU. Mass of one atom of a substance, एक एटम का जो मास होगा उसको एटॉमिक मास कहा जाता है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं एटॉमिक मास, तो आप बड़ी आसानी से इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। या आप ऐसे समझें कि एटॉमिक मास बेसिकली था क्या, मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम को क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। नाउ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन was equal to relative atomic mass, अभी देखा था। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, तो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन के लिए एटॉमिक मास यूनिट याद कीजिए, दिस वाज 1/12 टाइम्स 1 AMU इज व्हाट, 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन एटम होगा बेसिकली मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो 1 AMU इज बेसिकली मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 AMU से। सीधा सीधा कन्वर्जन करना है। यहां पे आप एक नोट भी लिखते चलें, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन present in the atom। ओके, एग्जाम्पल देखें एक। फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास of oxygen atom। Find the relative atomic mass and atomic mass of oxygen atom। सॉल्व करें खुद से, इसको सॉल्व कीजिए। हो गया ट्राई। तो ऑक्सीजन एटम में हमने देखा दैट देयर इज 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज 16। सो रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया यहां से 16। अगर हम एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU, दैट इज 16 AMU। That will be the answer। नोट करो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। फाइंड the relative atomic mass of the following। पहला दे रखा है सोडियम
second fluorine, third is hydrogen, फोर्थ कैल्शियम का फाइंड करें, एंड फिफ्थ आप फाइंड करेंगे सिल्वर का। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? आप फाइंड करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर आप फाइंड करेंगे एटॉमिक मास। जल्दी से फाइंड करो। हो गया। चलो देखो, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 23, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 23। फ्लोरीन के लिए निकल के आता है 19, 18 नहीं है, 19 होता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 के हिसाब से आप सोचोगे 18 आएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ एटॉमिक नंबर तो 9 आ रहा है, बट मास नंबर इज़ 19, या सोडियम के लिए मैं यहाँ 11 लिखूँगा एटॉमिक नंबर, और मास नंबर 23 होता है इसका। हाइड्रोजन के लिए तो 1 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है देखिए 20, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे तो वो 40 हो जाता है, ये हो गया 40। सिल्वर, सिल्वर के लिए होगा 108 इज द मास नंबर। ओके, अगर एटॉमिक मास चाहिए तो क्या करें? सीधा सीधा रिलेटिव एटॉमिक मास आपने निकाला हो उसमें 1 AMU मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 AMU मल्टीप्लाई कर देना है। तो सोडियम का हो जाता है 23 AMU, फ्लोरीन का हो जाएगा 19 AMU, हाइड्रोजन का होगा 1 AMU, कैल्शियम का हो जाता है 40 AMU, एंड सिल्वर का हो जाएगा 108 AMU। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। हाउ मेनी nucleons are present in 5 atoms of an element which has atomic mass 14 AMU, which has atomic mass 14 AMU। क्या लिखा है? हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन 5 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैज एटॉमिक मास 14 AMU। कीजिए फाइंड, आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलो हो गया। तो एक एटम में हम देखते हैं एटॉमिक मास इज 14 AMU, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन वन एटम इज 14। और कितने एटम्स में चाहिए? 5 एटम में। तो हम कह सकते हैं दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन विल बी 14 इंटू 5 एटम में चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू 70 न्यूक्लियॉन्स। एक ऐसे समझो ना, एक में 14 है तो 5 में कितना होगा? तो 14 इंटू 5 सीधा सीधा कर सकते हैं, उससे हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। द रिलेटिव एटॉमिक मास of calcium is 40. Calculate the atomic mass
फर्स्ट पार्ट एटॉमिक मास इन, फर्स्ट पार्ट है इन AMU एंड सेकेंड पार्ट इन ग्राम. Relative atomic mass of calcium is 40. Calculate the atomic mass in AMU and gram. है ना सिंपल क्वेश्चन, हो गया होगा. AMU वाला तक तो निकाल ही लेंगे हम लोग. ठीक है. देखिए, लिखते भी चलना है आपको. एटॉमिक मास is relative atomic mass into 1 AMU. So that comes out to be relative atomic mass is 40 into 1 AMU, that is equal to 40 AMU. यहाँ तक ठीक है. अब 1 AMU कितना होता है ग्राम में? 1 AMU is 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम. तो अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है AMU को, तो मैं 1 AMU की जगह इतना ग्राम रख दूंगा. तो एटॉमिक मास अब हो जाएगा 40, 1 AMU की जगह रखेंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा. याद रखो, ये एटॉमिक मास क्या है? ये है एक एटम का मास, मास ऑफ 1 एटम. तो एक एटम का मास अगर 40 AMU है तो ग्राम में 40 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 AMU की जगह सब्सिट्यूट कर दिया है. याद रखें, एटम जो होता है एक बहुत ही छोटा सा सब्सटेंस है, बहुत ही छोटा होगा. तो क्या वो 40 ग्राम हो सकता है उसका मास? क्लियरली इम्पॉसिबल है. 40 ग्राम आता है 1 मोल का मास. अब 1 मोल क्या होता है वो आगे बात करेंगे, तब बताएंगे. एक एटम का मास जो होगा वो अगर AMU में आपको पता है तो AMU की जगह आप 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका ग्राम में आ जाएगा. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आंसर फाइंड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत उसमें